हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट से पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे जिनमें HSSC परीक्षाओं के 2015 से अब तक पूछे गए 150 प्रश्न थे। अब इस प्रैक्टिस सेट में हम HSSC परीक्षाओं के 2015 से अब तक पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड कर रहे हैं जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की काफ़ी संभावना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 151, किस राजनेता को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन है पंडित भगवत दयाल शर्मा, भैरव सिंह शेखावत, डॉक्टर AR किदवई या चौधरी तैयब हुसैन। अपना आंसर नोट करिए और सही आंसर है ऑप्शन डी, चौधरी तैयब हुसैन, जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका जन्म 7 सितंबर 1936 को गांव रेहाना, जिला नूह, जिसका नाम पहले मेवात था, में हुआ था। और इनके अब्बा जान चौधरी यासून हुसैन भी एक प्रसिद्ध नेता थे और चौधरी तैयब हुसैन का संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से था। और ये देश के पहले ऐसे नेता हैं जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों के मंत्री रहे। और ये तैयब हुसैन और चौधरी यासीन हुसैन 2 प्रसिद्ध नेता हैं मेवात के, जो बहुत लोकप्रिय हैं। और इन दोनों की याद में हर वर्ष 4 नवंबर को यासीन मेव डिग्री कॉलेज में एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 152 है, तिरिया के मजमून किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है मीर खुसरो, दारा शिको, अल्ताफ़ हुसैन हाली या मिर्ज़ा गालिब। तो अपना आंसर नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे और इनका जन्म 11 नवंबर 1837 को पानीपत में हुआ था। और इन्हें हादिए हरियाणा भी कहा जाता है। और हरियाणा उर्दू अकादमी इनके नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर हाली पुरस्कार देती है, जिसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 153, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन है गुरु शिखर, करोह चोटी, सैडल पीक या पारसनाथ चोटी। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन बी, करोह चोटी। और आइए बाकी ऑप्शनों के भी डिटेल देख लेते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और ये अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है और ये राजस्थान में स्थित है। और करोह चोटी की ऊंचाई है 1467 मीटर और ये मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और ये हरियाणा में स्थित है। और तीसरी चोटी है सैडल पीक, इसकी ऊंचाई है 732 मीटर और ये अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और चौथी चोटी है पारसनाथ चोटी और इसकी ऊंचाई है 1370 मीटर और ये पारसनाथ की पहाड़ियों में स्थित है और ये जो कि झारखंड में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला है? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन दूसरे हैं आती साहा, जुंको ताबेई या बछेंद्री पाल। अपना आंसर जल्दी से नोट करिए और सही आंसर है ऑप्शन ए, संतोष यादव। संतोष यादव के बारे में डिटेल देख लीजिए। मई 1992 और मई 1993 में इन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और कंगशुम की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भी ये विश्व की पहली महिला है। और इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1967 को जोनियावास, रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में है। और इनके पुरस्कार दिए गए थे 1994 में नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड और 2000 में पद्मश्री पुरस्कार। आइए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, आती साहा। इन्होंने 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया और ये प्रथम एशियाई महिला बनी। इंग्लिश चैनल की लंबाई 560 किलोमीटर और चौड़ाई 240 किलोमीटर है। और आती साहा भारत की प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्हें 1960 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया था। और आगे देखते हैं स्क्रीन पर इंग्लिश चैनल का नक्शा।
देखिए इंग्लिश चैनल की लंबाई है 560 किलोमीटर और चौड़ाई है 240 किलोमीटर। और इस समय नक्शे में आप देख रहे हैं इंग्लिश चैनल जो नीले रंग से दिखाया जा रहा है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। और तीसरा ऑप्शन है जुंको ताबेई, ये जापान की नागरिक हैं और विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ाई करने वाली भी वे विश्व की पहली महिला है। ये रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है, ये आप नोट करके रखिएगा। और ऑप्शन डी आ रहा है हमारे सामने, बछेंद्री पाल, ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और 2019 में इन्हें भारत का नागरिक क्षेत्र का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया। ये सभी आंकड़े अपने पास नोट करके रखिए, आगामी परीक्षाओं में इनमें से कई प्रश्न बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं शेरपा तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी के जो चित्र आप देख रहे हो, ये 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे और विश्व के पहले मानव बने हैं। इनके नाम रिकॉर्ड है जो सबसे पहले विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की प्राप्त की इन्होंने। और शेरपा तेंजिंग नोरगे को द मैन विथ 3 लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और माउंट एवरेस्ट के बारे में अब यहाँ बताया गया है, चित्र देख लीजिए आप कि 8,849 मीटर की ऊंचाई है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसे खोजने का श्रेय जाता है सर जॉर्ज एवरेस्ट को, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे 1830 से लेकर 1843 तक। और इनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 155, वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कौन है? श्री नरेश सिंह शेखावत, श्री प्रीतम सिंह सैनी, श्री लोकेश सिंघल या श्री बलदेव राज महाजन? अपना आंसर नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री बलदेव राज महाजन, जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इनकी नियुक्ति 10 नवंबर 2014 को की गई। हरियाणा में पहली बार एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया है। और एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 156, बलदेव राज महाजन ने हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में किसका पदभार संभाला? ऑप्शन है श्री हवा सिंह हुड्डा या श्री दीपक बलियान या श्री हिम्मत सिंह या श्री गौरव बंसल? अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री हवा सिंह हुड्डा, जिनका चित्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। वे 3 बार इस पद पर रह चुके हैं और तीसरी बार ये इस पद पर 7 मार्च 2005 से लेकर 9 नवंबर 2014 तक रहे थे। और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 157, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल को विधानसभा की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता? तो ऑप्शन है 171 और 175, 177 या 176? जल्दी से अपना सही आंसर नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, 177। और क्वेश्चन नंबर 158 है, वर्तमान में हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति माननीय श्री रविशंकर झा, न्यायमूर्ति माननीय श्री कृष्ण मुरारी या न्यायमूर्ति माननीय श्री अजय कुमार मित्तल या न्यायमूर्ति माननीय श्री S.J. वजीरदार? और अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति माननीय श्री रविशंकर झा। इनकी नियुक्ति हुई थी 6 अक्टूबर 2019 को। और न्यायमूर्ति माननीय श्री कृष्ण मुरारी जी का इन्होंने पदभार संभाला था। और माननीय श्री रविशंकर झा पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और माननीय श्री कृष्ण मुरारी जी जो यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के जो हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। और उनके पदोन्नत हो जाने से ये स्थान रिक्त हुआ और उनका पदभार रविशंकर झा जी ने संभाला। तो आगे प्रश्न नंबर 159 है, वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? ऑप्शन है जस्टिस प्रीतम पाल, जस्टिस विनोद कुमार शर्मा, जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल या जस्टिस उमानाथ सिंह? सही आंसर है
ऑप्शन सी जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल, जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए कि हरियाणा में लोकायुक्त एक्ट को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी 6 जनवरी 2002 को, और हरियाणा लोकायुक्त एक्ट को हरियाणा में लागू किया गया 27 जनवरी 2003 को, और जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल की नियुक्ति की गई थी 19 जुलाई 2016 को। इनमें से कई प्रश्न बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इन ऑप्शनों के बारे में भी डिटेल देते हैं। तो जस्टिस प्रीतम पाल की नियुक्ति हरियाणा के लोकायुक्त के रूप में की गई थी 18 जनवरी 2011 को। और दूसरे ऑप्शन है जस्टिस विनोद कुमार शर्मा, और जस्टिस विनोद कुमार शर्मा वर्तमान में पंजाब के लोकायुक्त हैं, और इनकी नियुक्ति 5 अक्टूबर 2019 को की गई थी। और ऑप्शन डी है जस्टिस उमानाथ सिंह, और जस्टिस उमानाथ सिंह के चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जस्टिस उमानाथ सिंह इस समय नागालैंड के लोकायुक्त हैं, और इनकी नियुक्ति 22 फरवरी 2019 को की गई थी। प्रश्न नंबर 160 है, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था? ऑप्शन है जफरुल्लाह खान जमाली, लियाकत अली खान, नवाज शरीफ या जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन बी लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1896 को करनाल में हुआ था, जो भारत में और इस समय हरियाणा का एक जिला है। और इनकी हत्या हुई थी 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी पाकिस्तान में, और इनका उपनाम थे कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत। प्रश्न नंबर 161 है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले पहले जाट मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल 1975 से 1977 तक केंद्र में किस मंत्रालय के मंत्री रहे? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो अपना आंसर नोट कर लीजिए जल्दी से। और सही आंसर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। चौधरी बंसीलाल 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, और दोनों बार देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये भी डेट नोट कर लीजिए, 21 सितंबर 1975 से 24 मार्च 1970 तक ये केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, और 31 दिसंबर 1984 से 4 जून 1986 तक केंद्र में रेल मंत्री रहे। ये सभी आंकड़े नोट करके रखिए, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न नंबर 162 है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबी अवधि का था? हरचरण सिंह बराड़, सुरजीत सिंह संधावालिया, गणपतराव देवजी तपासे या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इनका चित्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे, और इनका कार्यकाल सबसे लंबी अवधि का। प्रश्न नंबर 163 है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड HSIIDC, इसकी फुल फॉर्म बनती है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। राज्य में 2 मेगा फूड पार्क विकसित करने के बाद किस स्थान पर तीसरा मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है? ऑप्शन है साहा, राई, बरही या हिसार। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी बरही। बरही सोनीपत जिले में स्थित है, और पहला राई सोनीपत जिले में था, और दूसरा जो विकसित किया गया था वो था साहा, जो कि जिला अम्बाला में स्थापित किया गया था। और बरही में 75 एकड़ भूमि में 100 फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को प्लाट दिए जाएंगे, और ये मेगा फूड पार्क यहाँ विकसित किए जाने की योजना है। तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न तो जरूर पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए आगे भी जानकारी है। पहले इसका नाम था हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। मुख्यालय था है इस समय भी पंचकुला। और हरियाणा 2005 में लेबर पॉलिसी आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य है, और 2017 में लैंड पूलिंग पॉलिसी आरंभ करने वाला भी देश का पहला राज्य है। और HSIIDC को दोनों योजनाओं का नोडल एजेंसी बनाया गया है। और प्रश्न नंबर 164 है, घग्गर नदी अम्बाला जिले की किस दिशा की ओर बहती है? तो ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। आप जल्दी से नोट करिए अपना आंसर।
और सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा की ओर। स्क्रीन पर आप इस समय अम्बाला का नक्शा देख रहे हैं। इसमें घग्गर नदी अम्बाला की पश्चिम की ओर नीले रंग से बहती हुई दिखाई जा रही है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि अम्बाला घग्गर नदी के किस दिशा की ओर पड़ता है, तो आपका सही उत्तर होगा पूर्व दिशा की ओर। और घग्गर नदी पूछी जाए तो अम्बाले से पश्चिम की ओर। और अगला प्रश्न है 165। असंध, जिसे महाभारत कालीन राजा जरासंध की राजधानी माना जाता है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत या सोनीपत। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, करनाल। क्वेश्चन नंबर 166 है, मारकंडा और टांगरी नदी अम्बाला जिले की किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शन है पूर्व दिशा की ओर, या पश्चिम दिशा की ओर, या उत्तर दिशा की ओर, या दक्षिण दिशा की ओर। अपना सही आंसर नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व दिशा की ओर। नक्शे में इस समय आप अम्बाले का नक्शा देख रहे हैं, अम्बाला ज़िले का नक्शा, और जिसमें मारकंडा नदी आपको अम्बाला ज़िले के पूर्व की ओर बहती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि अम्बाला मारकंडा नदी के किस दिशा की ओर है, तो आप बोलेंगे पश्चिम दिशा की ओर। इसी के साथ ही एक और नक्शा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें अम्बाला ज़िले के नक्शे में टांगरी नदी बहती हुई दिखाई जा रही है। और यह भी पूछा जा सकता है कि अम्बाला के ये पूर्व की तरफ बह रही है। और एक और प्रश्न ये बन सकता है कि अम्बाला टांगरी नदी के किस दिशा की ओर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। तो इसलिए इस नक्शे में आप दोनों देख सकते हैं कि टांगरी नदी अम्बाला ज़िले के पूर्व की ओर बह रही है और अम्बाला शहर टांगरी नदी के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 167। अनंतपुर बांध का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था, यह किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद या गुरुग्राम। अपना आंसर नोट कर लीजिए जल्दी से। सही आंसर है ऑप्शन सी, फरीदाबाद। इनके चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये हरियाणा का प्राचीनतम बांध है और इसका निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने किया था और इस बांध की लंबाई है 50 मीटर। प्रश्न नंबर 168 है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में यमुना नदी की सहायक नदी खिलनवाला खोल पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया है। ये बांध किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन है करनाल, पानीपत, सोनीपत या यमुनानगर। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन डी, यमुनानगर। इसका निर्माण यमुनानगर जिले की छछरौली तहसील में किया जाएगा और इसके निर्माण पर 29.10 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। और इससे 9 गांवों की 3200 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 169। मनोहर ज्योति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है टीकाकरण को सुनिश्चित बनाना, अपनी बेटी अपना धन योजना, या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, या महिला आरक्षण, महिला साक्षरता तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजना आरंभ की गई है। इसमें 150 वाट के सौर पैनल का मूल्य जहां 22,500 होता है, उसमें सरकार 15,000 की सब्सिडी देगी और उपभोक्ताओं को केवल 7500 रुपये ही अपनी जेब से खर्च करने होंगे। प्रश्न नंबर 170 है, हरेडा HAREDA हरेडा का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा, कृषि, भवन निर्माण या नवीकरणीय ऊर्जा। अपना आंसर जल्दी से नोट करिए। और सही आंसर है ऑप्शन डी, नवीकरणीय ऊर्जा। हरेडा की फुल फॉर्म है हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी और इसका हिंदी में नाम बनता है हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 171। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? ऑप्शन है 4, 6, 5 या 7। अपना आंसर जल्दी से नोट करिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। और इस समय स्क्रीन पर आप यमुना नदी का नक्शा देख रहे हैं, जिसमें हरियाणा के 5 जिले लाल रंग से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं और नीले रंग से जो लिखा हुआ है वो दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो हरियाणा में शामिल नहीं है, उसको अलग से लिखा गया। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद।
और यहाँ ये भी आपको बता दें कि यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारण का भी काम करती है और दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है और ये हरियाणा के पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला प्रश्न 172 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 1, इसमें स्तंभ दिए गए हैं। पहला है कालका का मेला, दूसरा हटकेश्वर का मेला, तीसरा बाबा गंतीदास का मेला और चौथा है कलंदर की मजार का मेला। और इधर ऑप्शन दिए गए हैं जींद, पानीपत, फरीदाबाद और झज्जर। तो आपको इनके साथ सुमेलित करना है और अपने आंसर ढूंढने हैं। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D में, उनमें से आपने मैचिंग करके सुमेलित करके अपना आंसर देना है। तो जल्दी से अपना आंसर नोट करिए और सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में अब हम डिटेल देखते हैं। पहले का संबंध कालका का मेला का संबंध किया गया है फरीदाबाद से। देखिए इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। कालका पंचकुला का एक शहर है पर कालका का मेला होता है फरीदाबाद में। देख लीजिए, फरीदाबाद जिले के मोहना में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता कालका का मेला लगता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेला फरीदाबाद में लगता है, जबकि पंचकुला जिला के कालका शहर में काली माई का मेला लगता है। और दूसरा है ऑप्शन क, तो इसका मतलब है कि हटकेश्वर का मेला लगता है जींद में। तो जींद जिले के हट गाँव में श्रावण के शुक्ल पक्ष की अंतिम रविवार को इस मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है ग, तो इसका मतलब है बाबा गंतीदास का मेला झज्जर से संबंधित है। ये मेला झज्जर जिले के छुड़ानी नामक स्थान पर फरवरी मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। और चौथे ऑप्शन को लिखा है ख, चौथा ख अर्थात पानीपत, कलंदर की मजार का मेला पानीपत से संबंधित है। कलंदर की मजार का मेला रमजान के महीने के चांद के दिन कलंदर जी की मजार पर लगाया जाता है, आयोजित किया जाता है और इस महीने में श्रद्धालु इकट्ठे होकर नमाज भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने सभी ऑप्शन देखे, तो ऑप्शन बी आंसर है आपका सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन है 5, 4, 6 या 7। तो अपना सही आंसर दें जल्दी से। और सही आंसर है ऑप्शन सी 6। हरियाणा के 6 जिले हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। और उत्तर प्रदेश के 5 जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं, जिनके नाम हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। यहाँ ये भी बता दें कि हरियाणा के 102 गांव और यूपी के 132 गांव आपस में स्पर्श करते हैं और इन दोनों के बीच यमुना नदी सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 174 है, हरियाणा के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन है 6 जिले, 4 जिले, 7 जिले या 5 जिले। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी 7 जिले। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। हरियाणा के जिलों के नाम हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। और राजस्थान के जिलों के नाम हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ हनुमानगढ़ जिले के साथ बनती है और सबसे न्यूनतम सीमा उसकी छोटी सीमा बनती है जयपुर के साथ। और हरियाणा और राजस्थान के बीच 1262 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये सभी आप नोट कर लीजिए अपने पास, कई प्रश्न इनमें से निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 175 है, हरियाणा के कितने जिले पंजाब की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन है 7 जिले, 5 जिले, 6 जिले या 4 जिले। तो अपने ऑप्शन नोट करिए जल्दी से। सही आंसर है ऑप्शन ए 7 जिले। हरियाणा के 7 जिले पंजाब की सीमा को स्पर्श करते हैं, जबकि पंजाब के 6 जिले हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। हरियाणा के जिलों के नाम हैं पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। और पंजाब के ज़िलों के नाम है एस नगर, जिसका पूरा नाम है साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब। तो ये आप सभी अपने पास नोट करके रखिए। इनसे कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि कौन से ज़िले स्पर्श
करते हैं या कौन से जो है नहीं करते, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी सहायता करें। और धन्यवाद, और जल्दी ही मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। नमस्कार, अलविदा।